स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों सोचिए एक गांव जहां पर हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज, कैंसर या किसी और क्रॉनिक बीमारी का शिकार है। एक ऐसा गांव जहां पर हर व्यक्ति को डॉक्टर को दिखाने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, वो भी अपने प्राइवेट व्हीकल पर। एक ऐसा गांव जहां का नली का पानी पीने लायक नहीं है, बल्कि नली का पानी कैंसर फैलाने का एक जरिया बन चुका है। दोस्तों ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट के गंगनौली गांव की, जहां पर 300 करीब लोग कैंसर का शिकार बन चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे डायबिटीज, कैंसर हमारे गांव के एरिया में, रूरल एरिया में तेजी से फैल रही हैं और एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह उभर रही हैं। ये क्यों हो रहा है, क्या इसके रीजंस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमारे पास में हैं, सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। जीएस को लेकर हमारे फाउंडेशन बैच, कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन बैच, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू की आपकी तैयारी करवाएंगे। ये बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। आप हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी को लेकर भी हमारा फाउंडेशन बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो जिन भी बच्चों का इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी, लाइव टेस्ट सीरीज सब कुछ इसके अंदर रहेगा, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स दोनों बैचेस की आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट पर या हमारी एप्लीकेशन पर। टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले समझेंगे ये केस स्टडी किसके बारे में है। तो आप देखेंगे ये केस स्टडी एक इंसान के बारे में है, ओम सिंह 65। तो ये अभी एक आर्टिकल के अंदर पब्लिश हुआ और दिखाया गया कि एक गांव के अंदर आप देखेंगे करीब 10+ कैंसर पेशेंट्स आर एक्टिव इन द सिंगल विलेज and around 350-400 residents have suffered cancer in the last decade with 200 death। तो ये ओम सिंह की कहानी नोटिस आई जब 2009 के अंदर, और उसके बाद जब मामला आगे बढ़ा और जब देखा गया तो देखा ये गया कि करीब 300 लोग इस कैंसर का शिकार हैं और जिनमें से 200 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब ये इशू इतना बड़ा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऑफिशियल रिपोर्ट आप देखेंगे अंडर काउंटेड दीज केसेस साइटिंग ओनली 100 कैंसर डिसीज, लेकिन रियलिटी में नंबर ज़्यादा है। अब रियलिटी में नंबर ज़्यादा है तो हमें समझना पड़ेगा कि ये बीमारियां क्यों फैल रही हैं इन रूरल इंडिया और ये कैसे एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह उभर रही हैं। तो अगर हम रीज़न पर नज़र डालें तो हमें काफ़ी टॉपिक्स को, काफ़ी सारे रीजंस को इंटरलिंक करना पड़ेगा। और ये जो इशू है ये आपका इशू बनेगा GS2 में और GS3 में भी। आप देखेंगे रूट कॉजेज अगर हम नज़र डालें, सबसे पहला रीज़न आता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आप देखेंगे गांव के आसपास जो शुगर मिल्स हैं, जो अलग अलग फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां से काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज किए जाते हैं नदियों के अंदर। जैसे कि आप इस केस के अंदर देखेंगे रिवर कृष्णी के अंदर आप देखेंगे काफ़ी सारा सीपेज होता है, काफ़ी सारे पॉल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज किया जाता है। वो पॉल्यूटेंट्स पानी के साथ जाके मिलेंगे और फिर जो इरिगेटिंग क्रॉप्स होंगी, ग्राउंड वाटर होती हैं, सबको कॉन्टामिनेट करते हैं और लास्टली फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक एनवायरमेंटल रिस्क है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये पहला रीज़न है जो आप देख पाएंगे, जो रूरल इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ फैलने का बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे सेकेंड रीज़न में हम डालें तो आप देखेंगे अभी रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर शिफ्ट हो चुका है। पहले के टाइम पर आप देखेंगे काफ़ी तरीके की खेती हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर जो कल्चर है वो मोनोकल्चर हो गया है। पहले के टाइम पर लोग डाइवर्स खेती करते थे, डाइवर्स क्रॉपिंग हुआ करती थी, लेकिन डाइवर्स क्रॉपिंग नाउ हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय मोनोकल्चर। अब इससे भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस निकल के आता है। आप देख पाएंगे ये शिफ्ट का रीजन अगर देखें तो स्टे कैटल पोस्ट बीजेपी लाइव स्टॉक ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। तो लाइव स्टॉक ट्रेड रेस्ट्रिक्शन के बाद में क्या हुआ, जो स्टे कैटल थी उनकी मात्रा बढ़ जाती है। अब स्टे कैटल फसलों को खा लेती है, तो किसानों ने इस तरह की फसलों को उगाना शुरू कर दिया जिनका स्टे कैटल पे असर ना हो, स्टे कैटल को डिस्टर्ब ना कर सके, जैसे कि पैडी हो गया, शुगरकेन हो गया। तो इस वजह से मार्केट डायनेमिक्स कंप्लीट तरीके से चेंज हो गई है। अब जैसे कि शुगर केन, पैडी, अगर आप मोनोकल्चर पे जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है फर्टिलाइजर्स का, आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है पेस्टिसाइड्स का, और ये बाद में जाकर सॉइल को ख़राब करेंगे, वाटर को ख़राब करेंगे। अगेन आप देखेंगे पूरा का पूरा सिस्टम जो है बिगड़ता जाएगा, पूरी की पूरी फूड चेंज, एनवायरमेंटल चेंज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रीजंस आप देखेंगे, ये रीजंस काफ़ी पुराने हैं, इंटरलिंक हमको करना पड़ेगा, हमें एक होलसम अप्रोच देखना पड़ेगा इस समस्या का सॉल्यूशन देखने के लिए। तो आप देख पाएंगे जैसे यहाँ पर हमने देखा एनवायरमेंटल, यहाँ पे भी हमने एनवायरमेंटल कॉज देखा। हमने कॉज देखा एक एग्रीकल्चर शिफ्ट, जिसके बारे में बात बहुत कम की जा रही है, मोनोकल्चर पर शिफ्ट होना।
ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और अगर ये चलता रहा तो आगे भी चलता रहेगा। रिजल्ट क्या आ रहे हैं इसके? सॉइल कॉन्टामिनेट हो रही है, फर्टिलाइजर्स का आप यूज़ कर रहे हो, पॉल्यूशन और ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे थर्ड रीज़न आप देखो, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप देखोगे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हेल्थ अवेयरनेस बहुत कम है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है और डेफिनेटली कैंसर को लेकर स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा ओवर रिलायंस किया जाता है इनफॉर्मल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पर। आप देखेंगे इनफॉर्मल जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं गांव में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, उन पर आपने ओवर रिलायंस कर दिया, ठीक है। और जो डॉक्टर्स जो बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बेटर तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं, वहाँ एक तो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है और अगर अवेलेबल है तो वहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर निकल के आ जाता है, लोग वहाँ तक जाते नहीं हैं, लोगों की रीच ही नहीं है वहाँ तक, ठीक है। कोविड-19 ने पूरा का पूरा एक्सेस खराब कर दिया अर्बन हॉस्पिटल्स के लिए, ठीक है, डिस्टर्ब कर दिया पूरा का पूरा सिस्टम। तो इसकी वजह से भी काफ़ी सारे इश्यूज निकल के आते हैं। स्टिग्मा आप जानते हैं, बीमारी को लेकर स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है, लोग अवेयर नहीं है, लोग जाते ही नहीं है दिखाने के लिए, तो जब तक जाएंगे नहीं डॉक्टर डायग्नोस कैसे करेगा, डायग्नोस होगा नहीं तो आगे बात बढ़ेगी कैसे आगे। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहली बात लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि इस तरीके की डिसीजेस इस तरीके के एरिया में हो सकती हैं, तो आपको बचाव पहले से बना के रखना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको पहले से रखने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। इसके अलावा आप देखेंगे अगर हम एक ब्रॉड लेवल पर जाएं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग बनाने की कि ब्रॉड लेवल पर हो क्या रहा है, तो वाई आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस राइजिंग इन रूरल इंडिया। तो अगर हम एक ब्रॉड लेवल की बात करें तो हम समझ पाएंगे कि लाइफ स्टाइल के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस निकल के आ गए। लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, खाने पीने का तरीका है, सीडेंटरी हैबिट्स हो गई हैं, वेस्टर्न डाइट्स हो गई हैं, जंक फूड पर ज़्यादा हम रिलाई करते हैं। तो ये भी एक रीज़न होते हैं जिस वजह से बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। डायबिटीज़ आप देखेंगे, जो शुगर का जो कंटेंट होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो डाइट फूड हो गया या फिर आप जो भी हम इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम पर, जंक फूड कंटेंट ज़्यादा होता है इन चीज़ों का, उस वजह से ये एनसीएम फैलने की आप देख पाओगे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। डिलेड डायग्नोसिस, एब्सेंस ऑफ रेगुलर चेकअप, लैक ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड स्क्रीनिंग, जो मैंने आपको अभी बताया, अर्ली डायग्नोसिस बहुत कम है, ना कि बराबर है। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है ही नहीं। हमारे यहाँ पर क्या होगा, जब बीमारी होगी उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाया जाएगा, फिर देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो अगर हम हेल्थ के अलग अलग सेक्टर की बात करें तो एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये चेन होती है पूरी। तो प्राइमरी आप देखोगे जहाँ पर कोशिश की जाती है कि उस बीमारी को हम होने से ही रोक दें, वो जो प्रिकॉशन है वो बहुत कम है। यही एक इशू है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होगी तो बीमारी वहां तक पहुंचेगी नहीं। अगर हम वातावरण, एटमॉस्फेयर, लाइफस्टाइल इस तरीके की बनाएं कि हम अपने आप को रेजिलियंस कर सकें, रोक सकें उस बीमारी को, तो हम काफ़ी बचाव कर सकते हैं। लेकिन वो होता नहीं है और आपको पता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल होता है आज के टाइम पर भी। तो इन सब रीज़न की वजह से ये सिस्टम चेंज नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप देखोगे WHO ने प्रेडिक्ट किया है कि बाय 2030 75% ऑफ डेथ इन इंडिया विल बी ड्यू टू द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मेजरली इमर्जिंग फ्रॉम रूरल एरियाज। तो आप देखोगे बहुत आप डेटा जो है ये काफ़ी कुछ बता रहा है हमको कि किस तरीके से हमें सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लिए तो 75% ऑफ डेथ विल बी ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस ओनली। तो काफ़ी आप देखोगे प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। तो ये एक नेशनल ट्रेंड है जो दुनिया के अंदर चल रहा है, आप देख पाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे पॉलिसी में चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जैसे इंडिया के अंदर हेल्थ चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ओके, प्रिवेंटिव नहीं है, रिएक्टिव है, कुछ हो गया तो उसके बाद आप काम करेंगे। लेकिन पहले से ही अगर आप कुछ स्टेप ले लेते हैं तो उस चीज़ को हम रोक सकते हैं। इसकी कमी बहुत ज़्यादा है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नहीं है। ओके, अगर आप गाँव गाँव में पहुँचा देंगे डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स को, तो वो बीमारी आगे फैलेगी नहीं, फिर वो आगे और नहीं आएगी, आप वहीं उसको रोक दोगे। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे स्कीम्स जैसे कि आयुष्मान भारत हैं, कवर हॉस्पिटलाइजेशन बट प्राइमरी केयर गैप एग्जिस्ट। अगेन हमारे प्राइमरी केयर नहीं है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर होता है PHC, वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। वीक रेगुलेशन ऑफ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, इससे तो हम सब लोग अवेयर हैं। आप देखेंगे पॉल्यूशन कितना ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रीज पर रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है, ठीक है। तो पॉल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इमर्जिंग इशू जो इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देता है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैंसर रजिस्ट्री एंड स्क्रीनिंग इन रूरल एरिया, तो ये भी एक इशू है। अवेयरनेस का तो इशू है ही, और पुअर रजिस्टर ऑफ केसेस है, तो वहाँ से केसेस निकल के आ नहीं पाते, फिर वो लोग आगे जा नहीं पाएंगे, उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगी। अगर स्क्रीनिंग नहीं होगी, डायग्नोसिस नहीं होगा, तो समझ में आएगा कैसे कि उनको क्या बीमारी है।
और जब तक समझ में आएगा नहीं हम इलाज करेंगे कैसे। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इशू जो पॉलिसी चैलेंज आप देख पाएंगे। तो इतनी सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं लगातार तरीके से फैलती आ रही हैं और एक साइलेंट एपिडेमिक क्रिएट कर रही हैं। डेफिनेटली इसके लिए इनिशिएटिव्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे सरकार ने कुछ लिए भी है इनिशिएटिव। अगर हम बात करें तो हेल्थ को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। अगर कुछ इनिशिएटिव की हम बात करें, लेकिन डेफिनेटली इनके अलावा भी काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमें पता है आयुष्मान भारत मिशन है हमारे पास में, ठीक है। पीएम जन आरोग्य योजना है जो 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस देती है पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। अगेन प्राइमरी आप देख पाएंगे यहाँ पर गैप आपको देखने को मिलेगा। इट कवर कैंसर, हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज ट्रीटमेंट इन इम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स। इसके अलावा आप देख पाओगे आप हेल्थ और वेलनेस सेंटर है हमारे पास में, अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर्स टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव, promotive and diagnostic care including screening for cancer, diabetes और hypertension। ओके, तो हेल्थ और वेलनेस सेंटर ही बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगेन रीच बहुत लिमिटेड है। रीच को फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात लोगों को अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ को लेकर आप देखोगे ये कुछ इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इन द सेम वे यू कैन सी नेशनल हेल्थ मिशन है हमारे पास में जो आशा वर्कर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा पीएचसी को अपग्रेड करने की कोशिश करता है। रोगी कल्याण समितिज हैं, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं, जिससे कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ आप देख पाओगे, एक तरीके से हेल्थ इंटरवेंशन आप ले पाएंगे। ई संजीवनी है जो टेली मेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड फ्री टेली कंसल्टेशन विद डॉक्टर्स इन रिमोट एरियाज। लेकिन अगेन रीच की कमी की वजह से ये चीज़ें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती और लोगों के पास अवेयरनेस कम है तो लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज हैं हमारे पास में, स्कीम्स हैं, लेकिन स्कीम्स को अगर हम सही तरीके से लेटर और स्पिरिट में नहीं रख पाएंगे तो फिर उसकी वैल्यू क्या है। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट जन औषधि योजना है हमारे पास में। ओके, राष्ट्रीय आरोग्य निधि प्रोग्राम है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है क्रिटिकल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें कैंसर भी आ जाता है फॉर बीपीएल फैमिलीज। तो इनिशिएटिव्स काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे इन चीज़ों को लेकर, लेकिन अगेन जब तक उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तब तक उसका रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। ओके, तो ये इशू आप देख पाएंगे, ये हेल्थ को लेकर कुछ इनिशिएटिव सरकार ने लिए थे। अब जैसे मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर जो मोनोकल्चर है उसकी वजह से भी इशू निकल के आते हैं और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेकर भी सरकार ने कुछ ना कुछ किया है। जैसे कि आप देखेंगे सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बनाई थी, जहाँ पर बोला गया था कि आप बैलेंस यूज़ कीजिए फर्टिलाइजर्स का ताकि सॉइल कंटामिनेशन और सॉइल डिग्रेडेशन रुक सके। कृषि को लेकर भी परंपरागत कृषि विकास योजना है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है। काफ़ी जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट की भी गई है, लेकिन लार्जर स्केल पर अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से भी आप सॉइल की हालत को बेटर कर सकते हैं और वो बेटर होती है और डेफिनेटली एनवायरनमेंट को फायदा होगा, फूड चेन हमारी डिस्टर्ब होने से रुकेगी। पीएम कृषि सिंचाई योजना आपको देखने को मिलेगी जो बात करती है कि एफिशिएंट वाटर यूज़ करना है, सही तरीके से आपको वाटर यूज़ करना है, ओवर डिपेंडेंसी आपको हटानी है पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर की। अगर आप पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर यूज़ करेंगे इरीगेशन के अंदर, अगेन पूरा सिस्टम फिर गड़बड़ होगा और हम फिर से उसी चीज़ में आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें ये वाली स्कीम भी है जो एफिशिएंट वाटर यूज़ के लिए बात करती है। तो शुरुआत में जो हमने रीज़न देखे थे हेल्थ और एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर, इनको टारगेट करने के लिए हमारे पास स्कीमें भी हैं, सरकार ने प्रोविजंस ही बना रखे हैं, लेकिन अगेन ये प्रोविजंस को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये जो गंगनौली गांव की कहानी है, ये कहानी आपको सब जगह देखने को मिलेगी। अगर ये बताता है कि कैसे पुअर गवर्नेंस, इंडस्ट्रियल केयरलेसनेस एंड एग्रेरियन पॉलिसीज कैन साइलेंटली डिस्ट्रॉय रूरल हेल्थ, तो ये एक हेल्थ इशू नहीं है, ये इशू है, एक क्राइसिस। आप देखोगे हमने काफ़ी चीज़ों को इंटरलिंक किया। ये केस में आप देखोगे वही बात है, जहाँ पर इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उन फैक्टर्स को, उनको डीप रूटेड इश्यूज को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट को प्रॉपर करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एनवायरनमेंट के अलावा हेल्थ पैरामीटर्स बेटर करने पड़ेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये इशू सॉल्व हो पाएगा। अगर आपकी कुछ और ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर, इस इशू को लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा और भी अपडेट पाने के लिए साइकोलॉजी रिलेटेड या जीएस रिलेटेड आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और इशू है आपका किसी और कोर्स को लेकर या किसी ऑप्शनल को लेकर, तो आप हमें इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।